Good evening, friends. This is Ashish Purushottam, and today we will be having a brief discussion on how to approach an essay of the UPSC exam. Basically, there are queries from our student to deliberate upon the topic, and I've been accordingly instructed to deal with the essay stuff. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे का स्कीम क्या है यूपीएससी के एग्जाम में। बेसिकली ऐसे जिसको हम पेपर 1 में भी काउंट करते हैं, ये 250 मार्क्स कैरी करती है। टोटल इसमें आपको 8 टॉपिक दिया जाता है जो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और इन 8 टॉपिक्स में आपको टोटल 2 टॉपिक्स पे ऐसे लिखना होता है एंड ईच ऑफ देम कैरी इक्वल मार्क, और वो मार्क्स कितने तो 125 ईच। इट मीन्स आपको 8 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 8 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनमें से आपको 125 मार्क्स ईच मिलता है। और ये जनरली वन ऑफ लार्जली इग्नोर सब्जेक्ट, और जो एस्पिरेंट्स उनके माइंडसेट में होता है कि चलो ऐसे तो आराम से हो ही जाएगा, बट आप सोचे कि एक पूरा का पूरा पेपर होता है 250 मार्क्स का, उसमें वो होती है ऐसे, और काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक लीफ फ्रॉग मार्क्स का डिफरेंस देखना है, तो ऐसे की को आपको कहीं ना कहीं अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा। सो इसलिए बेसिकली ये सारा लेक्चर इस पर डेडिकेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे होता क्या है, बेसिकली उसको अप्रोच क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए, और व्हाट टू नॉट डू विथ एनी ऐसे। ये मैं 4-5 चीजें बेसिकली डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे पेपर 250 मार्क्स का होता है और 8 क्वेश्चन होते हैं। बट ये तो हो गया यूपीएससी का पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। But before starting how to write an essay, I will give next 10 or 15 minutes on the subject matter कि basically what is UPSC seeking out of you। और ये बहुत ही important होता है कि basically आपसे UPSC क्या डिमांड कर रही है। और जब ये बात करते हैं कि UPSC डिमांड कर रही है, तो कोई बेंचमार्क नहीं है ओपन, बट यूपीएससी का नोटिफिकेशन आपके लिए एक गाइडिंग फोर्स होता है, एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। Just you will have to go through the entire notification very क्या कहते हैं डेप्थ में जाके देखना होता है, तभी आपको एक लमसम आइडिया मिलेगा व्हाट इज यूपीएससी सीकिंग आउट ऑफ यू। आपको भी यदि टाइम मिले, और बिल्कुल आप अभी बहुत ही ऐप टाइम है, पिछले साल का यूपीएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए अच्छे से। उसको जो नोटिफिकेशन का रिलेवेंट पार्ट है उसको जरूर मैं सजेस्ट करूंगा आपको लोगों को पढ़ने के लिए। जनरली वी स्टार्ट लाइक एनीथिंग, और हम लोग यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखते नहीं। बाद में कोचिंग्स बहुत सारी जाते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज के पास जाते हैं कि सर हमें क्या चाहिए, यूपीएससी को क्या चाहिए, क्या लिखना चाहिए, और सबके कुछ ना कुछ फंडाज होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं। बट व्हाट इज यूपीएससी सीकिंग आउट ऑफ यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर द सेम आई विल सजेस्ट यू टू गो टू द यूपीएससी नोटिफिकेशन। आई वाज गोइंग थ्रू द नोटिफिकेशन बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दिस लेक्चर। बेसिकली लेक्चर नहीं है, एक छोटा सा डिस्कोर्स में बोलूंगा लार्जली यूपीएससी के ऊपर। सो जब मैं देख रहा था तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे बड़े इंटरेस्टिंग से, जो मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। फर्स्ट, देयर आर फ्यू क्राइटेरिया इज यूपीएससी सीकिंग फॉर यू। ऑल्सो एज पर यूपीएससी, नेगेटिव मार्किंग इन दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीलिम्स ओनली। मैं रिपीट करूंगा, नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड नहीं है, बट एज पर द यूपीएससी नोटिफिकेशन मेंस में भी आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मैं यदि इंटरप्रेट करूं रीडिंग बिटवीन लाइन, तो कुछ चीजें यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कि नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यूपीएससी आपसे देखती क्या आप में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द लेजिबल हैंडराइटिंग। As per the UPSC notification, marks may be deducted in case your handwriting is not legible. I will repeat, marks may be deducted. तो ये नेगेटिव मार्किंग का ही कंसेप्ट है बेसिकली, कि आपकी यदि अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नाउ हैंडराइटिंग सबकी अच्छी हो ये जरूरी नहीं है, बट आप बैकग्राउंड वर्क कर सकते हैं। इट इज नॉट एन रॉकेट साइंस। कोई सा जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाएं साथ साथ में, और रोज प्रैक्टिस करते जाएं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर तो नहीं हो सकती, लेजिबल हो जाएगी। लेजिबल मतलब जो रीडेबल है एटलीस्ट,
जिसको पढ़ने के लिए मुझे सोचना ना पड़े कि यार इसने लिखा क्या है. So that is the purpose of the UPSC, that your writing should be legible. Second point, what the UPSC notification is very clear about it, that no marks shall be given for mere superficial knowledge. I will repeat. आपका सतही ज्ञान जो है उसके ऊपर आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा. ये आप लिख लीजिए, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी है. और सतही ज्ञान जब मैं बात करता हूँ तो क्या होता है ये सतही ज्ञान. तो बेसिकली मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दिया गया, मान लो इन्वायरमेंटल चेंज या टेररिज्म के ऊपर दिया हुआ एक टॉपिक, बस आपने थोड़ी थोड़ी चीजें बोल दी जो जनरल लोगों को ही पता है, तो इसके लिए आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा. यूपीएससी इज वेरी क्लियर ऑन इट. आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा विथ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ एनी पॉइंट. तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं खूब पढ़ना होगा उस चीज के बारे में, और किसी भी चीज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा. सुपरफिशियल नॉलेज रखने वालों के लिए ये एटलीस्ट ऐसे में कोई वे आउट नहीं है. सो ट्राई टू हैव ए वेरी डीप हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर. डिग द इंटरनेट लाइक एनीथिंग. आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है जो क्रेडिबल हो, आपको जिससे भरोसा लग रहा हो, उस टॉपिक पे ठीक ठाक से आप एक फुट फॉर थॉट तैयार कर लें, अभी से तैयार करना शुरू कर दें. एंड आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द योजना. योजना बोलते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं सारे लोग, क्यों पढ़ते हैं. योजना डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट है, और आपने बहुत अच्छे से ऐसे के लिए एटलीस्ट बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है मेरी समझ से. सो ये बेसिक फंडा है. Now, third point, what is UPSC is very clear about it. Like, credit will be given for orderly, effective, and exact expression. Orderly, effective, and exact expression. ये 3 कीवर्ड हैं जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है. मैं फिर रिपोर्ट करूंगा. आपका एक्सप्रेशन जो होना चाहिए ऑर्डरली होना चाहिए. मीन्स यदि आप इन्वायरमेंटल चेंज के बारे में लिख रहे हैं तो पहले ही ग्रीन हाउस गैस मत लिखिए. पहले बताइए कि इन्वायरमेंटल चेंज होता क्या है, पहले इसका जेनेसिस क्या है, ठीक है, इसके कॉजेज क्या हैं, उसके बाद आ जाएंगे हाँ ग्रीन हाउस गैस इज वन ऑफ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज. ये एक ऑर्डरली फैशन होता है. सेकंड जो कीवर्ड है वो इफेक्टिव है. मीन्स आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए. इफेक्टिव, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. 3 इडियट का वो याद है जिप वाला डायलॉग, जस्ट गो फॉर दैट. दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, मतलब कहना क्या चाहते हो वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए. डोंट गो बीट अराउंड बुशेस एंड गो हियर एंड देयर. काम को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है. सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना. तीसरा, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए. मीन्स यदि आप बोल रहे हो कि इन्वायरमेंटल चेंज इज ए फिनोमेना एंड इट इज एविडेंटली क्लियर दैट द इन्वायरमेंटल चेंज इज एक्चुअली अफेक्टिंग आवर प्लेनेट अर्थ, तो आपको ये ऐसे कुछ वर्ड डालने पड़ेंगे, कीवर्ड्स डालने जिसमें आपका एक्सप्रेशन एग्जैक्ट हो, इसमें से क्लियर पता चले एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हैं. तो ये फंडा बहुत ही क्लियर है कि इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन एक ऐसा क्वालिटी है जो यूपीएससी आपके आंसर में देखना चाहती है. ऑल्सो यूपीएससी ये बोलती है कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन combined with due economy of word in all subject is needed. I will repeat, exact expression combined with due economy of word. अब ये क्वेश्चन आया हुआ नेहा से, it is mandatory to stick with word limits. So yes, as per UPSC, stick with the word limits. ये यूपीएससी भी कहती है कि exact expression combined with due economy of word. You should be economical with your choice of word. ये यूपीएससी देख रही है आपके आंसर में. ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो जनरली हम लोग ओवरलुक कर देते हैं. यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ओनली इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरिकल्स आर अलाउड. ये लिखा हुआ है. यदि आप आंसर लिख रहे हैं तो ओनली इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरिकल्स. व्हाट डज इट मीन? मीन्स यदि 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो उसको इंडियन फॉर्म जो है ना 1 2 3 4 बस वही अलाउड है. नथिंग एल्स इज अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन. सो ये एक ऐसा चीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो ओवरलुक्ड, लार्जली ओवरलुक्ड है. तो काइंडली गो थ्रू द नोटिफिकेशन, आपको पता चल जाएगी कि वो क्या कह रही है. Also, interestingly, there is one phrase that is appropriate and not so appropriate answer. And ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स will be depending upon the nature of your answer. If it is appropriate or it is not so appropriate.
तो उनके लिए करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर कुछ नहीं है, आंसर इज अप्रोप्रिएट और नॉट सो अप्रोप्रिएट, ये उनके लिए कीवर्ड है। सो इन केस यू आर राइटिंग एन essay, so try to go for appropriate answer. What does the meaning of appropriate answer exactly? अप्रोप्रिएट आंसर मीन्स यदि आपको कोई आइडिया है, कोई टॉपिक दिया हुआ है, लेट अस सपोज कि ह्यूमैनिटी के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो जो आंसर होना चाहिए वो ह्यूमैनिटी के इन एंड अराउंड ही रिवॉल्व करना चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, समथिंग क्वेश्चन इस टाइप का है, तो योर आंसर कंटेंट शुड रिवॉल्व अराउंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओनली, नथिंग एल्स, दैट इज द सेंट्रल थिंग। मीन्स आंसर आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नॉट सो अप्रोप्रिएट आंसर के लिए आपको मार्किंग दे सकते हैं वो लोग, ऐसा इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। सो वेरी इंटरेस्टिंगली, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यूपीएससी मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है और ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको मानता भी हूँ। ये तो होगी एक जनरल ओवरव्यू की यूपीएससी एक लार्जली आपसे क्या देखती है। अब मैं आता हूँ पार्टिकुलरली आपसे क्या देखती है, पार्टिकुलरली ऐसे में आपसे क्या देखती है। मैं जब बात करता हूँ तो यूपीएससी कहती है कि बेसिकली 3 या 4 पॉइंट्स हैं ऐसे के ऊपर जो यूपीएससी देखती है आप में। फर्स्ट is to keep your idea closely to the subject matter. This is UPSC seeking out of you. Second, to arrange your idea in orderly fashion. Second point is to arrange your ideas in order. Third point is to write concisely. And fourth point is credit shall be given for effective and exact expression. 4 ऐसे चीजें हैं जो यूपीएससी आपके ऐसे में देखती हैं। I will repeat. अपने कंटेंट जो होगा वो सब्जेक्ट मैटर के इन एंड अराउंड रखना है, पहली चीज होगी। दूसरा, आपके आइडियाज होने चाहिए वो ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए। दैट मीन्स यदि आप टेररिज्म पे लिख रहे हैं तो आप ये मत लिख दीजिए पहले कि इकोनॉमी इज रिलेटेड, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू टेररिज्म। पहले आप टेररिज्म के बारे में देखिए ये कैसे अफेक्ट करती है चीजों को, फिर आप आ सकते हैं चलो ये साइंटिफिक भी होती है, ये भी होती है। Yes, there is one question from Saurav. Sir, if started from today, is it possible to clear 2020 and make it to the finalist? Saurav, first start. Yes, I will recommend it to start from today itself. कभी लेट नहीं होता, पता है सौरभ, कभी लेट नहीं होता स्टार्ट करने के लिए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ and it is quite possible to crack UPSC prelims in your first attempt if you are going into the right direction. When I say right direction, does it mean? Please go through the previous year questions. कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के स्ट्रेटेजी को देख लो आप, और जो भी आपको कोई अच्छा सा कोचिंग जिस पे लगता है और नहीं भी लग रहा है तो जस्ट गो फॉर एनी स्टडी मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है ना। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द टुडे itself. मतलब कि there is no doubt that you can't clear it in 2020. So I will suggest you to go from today itself. In case you have any leading question, I will answer to it also. I'm coming to this essay thing. So Saurabh, I will recommend you to start preparing from today itself in case you are planning. So no issues, just go for it. Now, मैं भी ये बात कर रहा था कि 4 चीजें मांगती है यूपीएससी आपसे। पहला, keep your idea closely to the subject. दूसरा, to arrange your ideas in orderly fashion. तीसरा, to write concisely. And credit shall be given for the effective and exact expression. So in case you have any leading question, you can talk to us over telephone also. So it's open for everyone. So please get back to us in case you have any, or you may put your questions over here only. Now, ये 4 चीजें आपसे यूपीएससी देखती हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर एनिमी। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आप यू शुड नो अबाउट योर एनिमी। तो फर्स्ट आई विल सजेस्ट यू टू डाउनलोड एटलीस्ट 5 और 6 years का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द यूपीएससी ऐसे। वहां पे आप यदि जाते हो तो डिग करते हो तो आपको पता चलता है कि लार्जली इट इज प्रेडिक्टेबल इन नेचर। व्हेन आई से प्रेडिक्टेबल, इट मींस 6 कोर एरियाज हैं जिससे अभी तक के यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं। नेचर होगा एक क्वेश्चन का, दूसरा एथिकल और मॉरल होगा, तीसरा सोशल, पॉलिटिकल और साइंटिफिक नेचर का क्वेश्चन आता है, पांचवा कुछ कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। लार्ज एस्पेक्ट एक वुमेन एम्पावरमेंट ऐसी चीजें सोसाइटल में मैं कंसीडर करता हूँ सब्जेक्ट, या एजुकेशन, इस टाइप की चीजें मैं सोसाइटल इश्यूज में कंसीडर कर रहा हूँ। आई विल रिपीट,
when you go for the last 10-year question or trend of the last 10-year question paper, you will amazed to know only 5 or 6 areas are there वहाँ जहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी ऐसे में आ रहे हैं। कौन कौन से है? पहला क्वेश्चन जो आता है फिलोसफिकल आता है, चाहे गांधी जी पे आए या अम्बेडकर पे आए या बुद्धिज्म पे आए या इंडियन मैथोलॉजी पे आए, ऐसा करके कोई क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन एथिकल होता है, वहां पे आपको पूछा जाएगा कि हाँ किसी भी चीज के ऊपर में लेट अस गिव एन एग्जांपल, आपको पता भी चल जाएगा कि व्हाट इज द इस बार के यूपीएससी ऐसे का सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन था, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट ह्यूमैनिटी व्हाट ह्यूमैनिटी आउट टू बी। ये दूसरा क्वेश्चन था जिसको मैं हिंदी में भी रिपीट करता हूँ, मूल्य वो नहीं है जो मानवता है, बल्कि वो है जो मानवता को होने चाहिए या से होने चाहिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, और ये फिलोसफिकल या एथिकल बेसिकली लार्जली है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक ट्रेंड है, बहुत ही सेटल्ड ट्रेंड है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग जस्ट डाउनलोड yes pk, there are model answer available, just google it, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी हैं जिन्होंने एक एक्चुअली में एक क्वेश्चन है पीके कोई है उनके से कि एनी मॉडल फॉर आंसरिंग ऐसे आई मीन प्रीवियस टॉपर्स पेपर इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और नॉट। तो मैं इनको आंसर दे रहा हूँ कि यस, आंसर मॉडल आंसर्स फॉर ऐसे आर अवेलेबल। ठीक है ना, आप कोई सा भी अच्छा इंस्टीट्यूशन ले लो, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज डोंट वांट टू गो ऑन दैट डोमेन। गूगल कर लो बस, टॉपर्स ऐसे आंसर आपको मिल जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत ही रिलेवेंट मुझे लग रहा है, मैं बताने वाले भी वाले था इसके बारे में। इसमें क्या है ना कि आप जैसे पहले डाउनलोड कर लो किसी भी टॉपर का या किसी भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है या रिकमेंडेड कैंडिडेट बोलते हैं बेसिकली उनको, उनका आंसर डाउनलोड कर लो। ठीक है, और आपको एक उसको अच्छे से पढ़ लो 10 बार पढ़ लो उसको, और ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स कि उन्होंने कैसे लिखा है, कंटेंट कैसा है, इंट्रोडक्शन कैसा है, बॉडी कैसी है, कंक्लूजन कैसा है। यू विल अमेज टू नो ना कि 2-4 टॉपर्स के इतने अच्छे ऐसे हैं कि वो एक्चुअली वो इटसेल्फ ए बुक है। डोंट गो फॉर एनी बुक अवेलेबल इन द मार्केट और कोई भी ज्ञानवर्धक चीजें जितनी भी हैं ऐसे के एस्पेक्ट में मैं बात करूँ, डोंट गो फॉर इट। मार्केट में अवेलेबल मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल है, जस्ट गूगल लाइक गौरव अग्रवाल का आप कर लो या फिर बहुत भी 3-4 हैं जिनके अच्छे ऐसे अवेलेबल। मैं भी इनफैक्ट उनके आंसर्स देख के ट्राई करता हूँ लिखना। अब देखना कि उनका या फिर टीना डाबी का काफी अच्छा मतलब एक अप्रोच होता था, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आंसर लिखना कैसे चाहिए। इधर उधर जाने से अच्छा बेस्ट है कि आप टॉपर्स के वो देख लो, आंसर्स देख लो वो ऑर्डर कैसे करते हैं, आंसर्स को कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे होता है, बॉडी कैसी होती है और कंक्लूजन कैसा होता है। जस्ट ट्राई टू मेमोराइज 5 और बिफोर अटेम्प्टिंग उनको बस पढ़ो 10 बार किताब की तरह, और आपको लगे कि एक बार आपने उस चीज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, ट्राई टू राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, थोड़ा सा डिफरेंट करके ट्राई टू बेसिकली कॉपी इट। मैं आई विल बी ब्लंट इन सेइंग दे ट्राई टू कॉपी द कंटेंट ऑफ द एनी टॉपर। 1-2 बार आप लिख लोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे को बेसिकली अप्रोच कैसे किया जाता है। तो होप ठीक है योर आंसर इज क्लियर नाउ। So yes, please go through the any toppers answer sheet and try to dig it deep, और जहाँ पे भी आपको लगे कि ये रख सकते हैं आप रख लीजिए। एटलीस्ट अप्रोच तो देखना चाहिए उन्होंने अप्रोच कैसे किया है। सो आई थिंक द आंसर इज क्लियर नाउ। I am coming to this nature of the question. So I was discussing basically one ethical or philosophical kind of question which came last year of a UPSC essay paper. The question was value are not what humanity is but what humanity ought to be। ये क्वेश्चन था। इस टाइप का एक और क्वेश्चन था विजडम फाइंड्स ट्रुथ, ये काफी फिलोसफिकल है। पहला ही क्वेश्चन था विवेक सत्य को खोज निकालता है, इसका हिंदी वर्जन ये है। तो और तीसरा क्वेश्चन ऐसे था जैसे बेस्ट फॉर इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरी बेस्ट फॉर द सोसाइटी, ये तीसरा क्वेश्चन। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन फिलोसफिकल, दूसरा एथिकल, तीसरा सोसाइटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड है। ऐसे में मतलब आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके पता चलता है किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको पता चला कि लार्ज डोमेन है क्या। अगेन देयर इज वन लीडिंग क्वेश्चन फ्रॉम सौरभ सर, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज प्रोवाइड a complete booklet for every subject of prelims and Saurabh, yes, I am noting it down. In next or next video lecture, I'll definitely give a complete book list for every subject for prelims as well as mains. But with a writer that we don't want to endorse any writer or any book specific.
थोड़ा सा समझो आप, क्योंकि वी आर आल्सो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. You can also go for this CrackIAS materials. They are also very good in nature, so it's recommended to go for it also. Otherwise, I will definitely try to cut the clutter on the list of recommended books uh, that can be uh, that is actually mandated or needed by the UPSC aspirants. Okay, sir, I will also write it down. I will give you a feedback on this writing. I think it's better to give you a personal feedback. I'm writing it down. I will write it down. I will get back to you also from our official communication address. So, definitely, I will give you a list of books. Yeah. Now, these were the basic contours or and for the type of questions we have discussed as of now. Yes, sort of sociology. I don't think so that I'm competent to give the suggestion on the sociology because I'm having from different optional. But yes, if any of our faculty member is from the sociology background, I will give you also the list of recommended books for the sociology subject. Don't worry for that. Now, how to approach an essay? First and foremost thing, try to grasp the statement or the topic first that is needed and that is recommended. मीन्स आपको यदि कोई टॉपिक दिया हुआ है, जस्ट ट्राई टू गो फॉर द स्टेटमेंट गिवन. जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है, यूपीएससी लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन था, विजडम फाइंड्स ट्रुथ. मीन्स विवेक सत्य को खोज निकालता है. ये स्टेटमेंट है. तो इसको आप ना, मैं सजेस्ट करूंगा 3 या 4 या 5 बार ऐसे पढ़ो, अच्छे से कूल होके, माइंड में एकदम से कूल होके पढ़ो कि स्टेटमेंट है क्या. बेसिकली विवेक सत्य को खोज निकालता है और विजडम फाइंड्स ट्रुथ. आप देखो, सोचो 10 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करो कि है एग्जैक्टली क्या. और इसका कीवर्ड्स पहले देखो. कीवर्ड्स इसमें क्या क्या है? विजडम एंड सेकेंड वन इज ट्रुथ. या wisdom and truth are the two keywords of this statement. So just आप अपने दिमाग के घोड़े विजडम और ट्रुथ के ऊपर दौड़ाओ कि विजडम कैसे ट्रुथ को निकालती है, ट्रुथ के लिए कैसे विजडम की जरूरत होती है. जस्ट गो फॉर 2 or 3 टाइम्स. बस क्या है ना कि कहते हैं ना, घर की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए. तो घर बनाने से पहले आप नींव को बनाओ कि नींव है क्या क्वेश्चन का. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, घर के नींव को बनाना. तो क्वेश्चन जो है वो आपके घर का नींव है. उसको आप अच्छे से नहीं ग्रैस्प करोगे तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू राइट ए गुड essay. So it's very important. Now, once you have gone through the statement given, just jot down all these keywords. Now, it is suggested, like हम लोग हैं जैसे largely हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि I will actually suggest you to go for the both versions of the question. Means ऐसे हिंदी और इंग्लिश 2 वर्जन में होता है. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों वर्जन को एक अच्छे से पढ़ो. बिकॉज क्या होता है ना, बहुत बार इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल सा होता है बिकॉज वी आर नॉट नेचुरली एन इंग्लिश मैन. सो हिंदी में एक अलग सा फील आता है. इन केस स्टेटमेंट इज नॉट इवन इट इज क्लियर टू यू ऑल्सो, बट एक बार हिंदी वाला वर्जन जरूर पढ़ लेना. उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाता है, क्योंकि नेचुरल जो एक थिंकिंग होती है ना, वो हिंदी से कहीं ना कहीं निकल के आती है. So I will suggest you to read both the version of the questions. हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला. आपको 1-2 सेकंड लगेगा बस पढ़ने में. हिंदी में लिखना है, सोचना भी हिंदी में, बट इंग्लिश में लिखना है. और जो इंग्लिश मीडियम जिनका है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ. और जो हिंदी मीडियम उनको मैं सजेस्ट करूँगा अगर इंग्लिश वर्जन पढ़ लेना. इतना भी कोई कुछ नहीं होता कि ठीक है एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं जाता. आइडियाज आपको बहुत बार मिल जाते हैं, 1-2 कीवर्ड्स आपको क्लियर हो जाता है. सो दैट वाज द सेकंड सजेशन. थर्ड suggestion is just try to develop the central theme or essence of the question. आपने जब एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके दोनों वर्जन को देख लिए, जस्ट ट्राई टू इंटरलाइज कि सेंट्रल थीम क्वेश्चन का क्या है. मीन्स विजडम और ट्रुथ के बारे में पूछ रहा है, ट्रुथ और विजडम के बारे में पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्राई टू गो फॉर दिस ऑलवेज कि एक्चुअली पूछ किसके बारे में रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि अब इससे चार ऑप्शन होता है हर एक पेपर में. 3 ऑप्शन आपको छोड़ने होता है. तो एक ऐसा टॉपिक आप उठाओ जो जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल में, यू थिंक दैट यू हैव सफिशिएंट फूड फॉर थॉट ऑन इट. सो ट्राई टू जस्ट सिलेक्शन बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे. ट्राई टू सेलेक्ट ओनली
द नेचर ऑफ द क्वेश्चन जिसमें यू आर कंफर्टेबल विद. डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन जैसे ही कुछ भी अटेम्प्ट कर दिया, इट विल बैकफायर यू. नाउ वंस यू हैव सेलेक्टेड एनी टॉपिक, कोई भी है, 4 टॉपिक में से कोई एक उठाना है आपको, आपने एक बार उठा लिया, तो ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म on that given topic at least for next 10 to 20 minutes. Next leading question is from is it good approach to bisect the answer, and I will come to it also. Now coming to the second approach, that to brainstorm on any given topic for next 10 to 20 minutes. बहुत important होता है. When I say ask that or when I state that try to brainstorm मीन्स क्या होता है कि मान लो कोई टॉपिक दिया हुआ है टेररिज्म के ऊपर, ट्राई टू 10 मिनट सोचने का ट्राई करो. बहुत ही जरूरी होता है, आपको पहले से सोच के रखो सारी चीजों को, ठीक है ना, कि क्या लिखना है मुझे पहले से सोच लो. तो उसको 10 to 20 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्म करो. उसके मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं ना, मीन्स द सेंट्रल आइडियाज विच यू आर सपोज टू पिच ऑन योर आंसर, ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन द बैक ऑफ द पेपर. आपके पीछे एक रफ शीट होता है या आपके साइड मार्जिन में रफ शीट होता है, ठीक है ना, ऑल्दो वो मार्किंग के लिए होता है, बस यू मे यूटिलाइज दिस space for your thing also. So जिनको आइडिया नहीं है इनका, एक बार आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट गो फॉर द मॉडल आंसर्स, मतलब मॉडल आंसर शीट अवेलेबल इन द मार्केट. वो आपको पता चल जाएगा कि आंसर शीट होती कैसी. आंसर शीट की बात मैं कर रहा हूँ, आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ. अगेन अपने बैग में कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स को एक बार लिख लो अच्छे से. एक बार आपने लिख लिया उस पॉइंट्स को, तो ट्राई टू अप्रोच देन. और इसमें आपको एटलीस्ट 10 to 15 और 20 मिनट्स ट्राई टू इन्वेस्ट. 3 घंटे में आप ट्राई करो कि 20 मिनट तो ब्रेनस्टॉर्म में लगाओ. दोनों पेपर की बात करूँ, दोनों क्वेश्चन में 10-10 मिनट दोनों पेपर में एटलीस्ट लगाओ, ताकि आप जो बाकी के 2 घंटे अब 40 मिनट बचे हुए हैं आपके पास, उसमें आप लिख सको, एग्जीक्यूट कर सको. तो प्लान करने के लिए आपको कम से कम 10-10 मिनट चाहिए हर एक क्वेश्चन के ऊपर. तो इट इज रिकमेंडेड. एंड व्हाई इट इज रिकमेंडेड? फर्स्ट, टू कीप your content closely to the subject matter. It's very important, and that's why brainstorming is needed. Second, to arrange ideas in orderly fashion, it is also needed. And third, to write concisely, it is suggested to go for brainstorming. And fourth, for the effective expression, it is needed. It's a need of the question or need of the UPSC to brainstorm basically. So while you are brainstorming for at least 10 to 15 minutes, I will repeat it. अपने कंटेंट को सब्जेक्ट मैटर से क्लोज ही रखने के लिए, मीन्स आप यदि इन्वायरमेंटल चेंज पर लिख रहे हो तो आप, या पॉवर्टी पे लिख रहे हो, तो बस पॉवर्टी के ऊपर आप जो चीजें हैं बस उसके ऊपर फोकस करने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्म की जरूरत होती है. दूसरा, आप अपने आइडियाज को क्लोजली मतलब कि ऑर्डरली फैशन में डालने के लिए, एक ऑर्डर में डालने के लिए, पॉवर्टी पहले क्या होती है, इसका जेनेसिस क्या है, स्टेप बाय स्टेप अपने आइडियाज को पिच करने के लिए भी जरूरी है ब्रेनस्टॉर्म करना. कंसाइसली लिखने के लिए, कि मतलब सुस्पष्ट तरीके से लिखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है ब्रेनस्टॉर्म करना. और फॉर इफेक्टिव एक्सप्रेशन मींस अपने चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि आप 10 मिनट के लिए ब्रेनस्टॉर्म कर लो. बहुत ही जरूरी होता है. सो दैट वाज द थिंग. नाउ ये सारी चीजें तो होगी. पहले आपने देख लिया कि आपको किस चीज पे लिखना है, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्म भी कर लिया. अब आता है एग्जीक्यूशन का पार्ट. एजुकेशन का पार्ट मींस यानी कि आप इंट्रोडक्शन और स्टार्ट कैसे करते हैं. तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है ना कि कोई थंब रूल नहीं होता है कि आप ऐसे स्टार्ट करो वैसे स्टार्ट करो. बट अगेन व्हेन आई से कि कुछ चीजें हैं जो टाइम टेस्टेड हैं, जैसे आप एक पीके से क्वेश्चन आया हुआ था मॉडल आंसर, मैं इसे भी मॉडल आंसर करने जा रहा हूँ, कि टॉपर्स सजेस्ट ये करते हैं कि कुछ टाइम टेस्टेड मेथड्स हैं ऐसे को स्टार्ट करने के लिए. और जैसे मैंने कहा कोई थंब रूल नहीं है, आप कुछ और भी डिवाइस करते हो, इनोवेट कर सकते हो, बट क्योंकि थोड़ा रिस्क होता है इनोवेशन में, तो आई विल सजेस्ट कि जो भी रिकमेंडेड आइडियाज ऑफ द ऐसे है वो आप उसके थ्रू जाएं. तो 4 या 5 तरीके हैं बेसिकली. मैं 3 डिस्कस करूंगा. फर्स्ट, यू कैन स्टार्ट विथ ए कोट. और कोट क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए. किसी कोट से स्टार्ट करें. इट कैन बी मैथोलॉजिकल और सेइंग ऑफ एनी लीडर जो भी वेल नोन है, या फिर कोई फिलोसफिकल, कुछ भी ऐसा हो जो एक्चुअली आपके सेंट्रल थीम को रिफ्लेक्ट कर रही हो. कुछ ऐसा कोट जबरदस्ती नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है आपको. कोट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लीव इट, बट ट्राई टू स्टार्ट विथ एनी गुड कोट. ये हो गया पहला. सेकेंड, अच्छा कोट के लिए क्या है ना, एक मैं देख रहा था किसी टॉपर का
इंटरव्यू, उन्होंने कहा था कि जस्ट मैं गूगल बड़ा करती थी कि कोट्स वगैरह के लिए, तो उसने एक डायरी बना ली जिसमें वो कोट ही लिखती थी, न्यूज़पेपर भी बड़ा उसमें कोई कोट वोट आ गया ना तो वो उसको लिख लेती, तो इट्स वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। मैं भी यही करता हूँ कि यदि अब मुझे कोई कोट मिलता है वो अच्छा लगता है ना, तो ऐसे तो स्क्रीनशॉट रख लिया या कुछ ऐसा कर लिया जिसको मैं बाद में देख सकूँ, और बार बार देखने तो एक मसल मेमोरी में फिट हो जाती है आपकी वो कोट्स। तो try to at least develop at least 30 to 40 different kind of course on different subject matter, एक साइंस पे, एक वुमन एम्पावरमेंट पे, एक सोसाइटी पे, एक साइंस एंड टेक पे, और कौन सा एक एथिक्स पे, एक एक इंडियन मैथोलॉजी पे, 10-12 याद कर लो और कहीं पे भी इसको कहीं पे फिट कर दो, बेसिकली फिट करना होता है just to give an aesthetic touch, just try to do it, ये होता है। now दूसरा एक तरीका एनेक्टिडोट मीन्स, व्हाट इज एनेक्टिडोट बेसिकली, इट्स ए शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये होते हैं एनेक्टिडोट। और ये आप कर सकते हैं कि मान लो कोई पॉवर्टी पे क्वेश्चन है, कैसे होता है एनेक्टिडोट, कहाँ रिलेवेंट होता है, ये सब जगह आप नहीं डाल सकते। एनेक्डोट आप कहाँ डाल सकते हैं, जैसे पॉवर्टी पे कोई क्वेश्चन है, तो आपने एक देखा कि आप मान लो आपके बगल में कोई काम करने वाला था और ही वाज नॉट सो प्रिविलेज्ड, और उसने फिर पढ़ाई शुरू की और धीरे 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 करके उसने अच्छा एजुकेशन ले लिया और वो उसकी मान लो एक जॉब लगी है, वो टीचर बन गया और आज के डेट में वो बच्चों को पढ़ाता है। ऐसे कुछ आपके पास, सबके पास स्टोरी होती है। इफ यू आर फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर, हायर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर फैमिली, तो यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन लाइक दैट। और पॉवर्टी वगैरह पे हमेशा सोसाइटी भी, वुमन एम्पावरमेंट पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है, और आपको आपके लाइफ के आसपास ही कोई ना कोई एग्जाम्पल दिख जाएगा। और ट्राई टू नो, एनेक्डोट में एक बैकफायर करने वाली चीज होती है कि आप कभी कभी जबरदस्ती डालने के लिए कोई भी स्टोरी बना देते हो जो रिलेवेंट नहीं होती है। एनेक्डोट में ये होता है कि ट्राई टू गो फॉर सच स्टोरीज और सच थिंग ओनली दिस इज रिलेवेंट और दिस इज वेरी ऑथेंटिक। या तो फिर कोई जैसे टाइम टेस्टेड एनेक्डोट होते हैं, लाइक विवेकानंद जी की स्टोरी है, गांधी जी की स्टोरी है, तो कोई एक अच्छे बड़े लीडर की स्टोरी, से फेल्योर पे है तो अब्राहम लिंकन की स्टोरी डाल दी। तो इस टाइप की कुछ चीजें होती है ना, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए, डेफिनेटली पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव डाल दिया तो कोई मतलब नहीं बनता। तो कुछ ऐसे टाइप का नेगेटिव डाल दो तो वो काम करती हैं बेसिकली। और सिंपली यू कैन एलोबरेट अपॉन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द थीम, जैसे आपको पॉवर्टी पे है तो ट्राई टू जस्ट एलोबरेट अपॉन द पॉवर्टी इन द इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन आप जब कहते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और आपका टोन सोबर और ऑप्टिमिस्टिक ये तो होना ही चाहिए, मतलब टोन ऑफ द लैंग्वेज शुड बी सोबर, बहुत ही एक्सट्रीम में मत जाइए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड में होना चाहिए। ये कुछ सजेस्टेड थिंग्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। यस। और इंट्रोडक्शन में कंक्लूड मत कर देना प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन में ही कंक्लूड कर देते हैं कि चलो पॉवर्टी का ये रीजन है और इंट्रोडक्शन में डाल दिया। तो लेट अस सी द एग्जांपल इन केस यू आर रीडिंग एनी आंसर एंड यू हैव गॉन थ्रू एंटायर इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, और आपको पता चल गया कि लेट अस सी फॉर, आपको कोई कंट्रोवर्शियल टाइप का टॉपिक आ जाता है, बहुत बार देते हैं लाइक हंगर एंड ऑल पे कंट्रोवर्शियल होते हैं, आपने कंक्लूड कर दिया इंट्रोडक्शन में, तो एक इंटरेस्ट जो होता है ना वो लूज हो जाता है जो चेक कराता है कॉपी। तो बेसिकली उसका यदि आप इंट्रोडक्शन में वो देते हैं तो आपके आइडियाज सारे एग्जॉस्ट हो गए। तो डोंट ट्राई टू बी कंक्लूसिव ऑन इंट्रोडक्शन। इसको ऐसा करना कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि हाँ वी विल सी व्हाट कैन हैपन, कुछ ऐसा कर ताकि जो इंटरेस्ट है जो एक कॉपी विलेज कर रहा है उसका बना रहे। सो इट इज सजेस्ट नॉट टू कंक्लूड योर आंसर इनटू इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। नो, और जैसे मैंने बोला कि लैंग्वेज बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और टोन जो बहुत ही सोबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रीम में चले गए। इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट, आपको मार्क्स अच्छे लाना है, दिमाग में रखना है, आपको वहाँ पे कोई रिवॉल्यूशन नहीं लाना है, आपको मार्क्स लाना है, उसके लिए आपको एक सोबर टोन रखना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द बॉडी पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली फ्रेंड्स, बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपका सेंट्रल डिस्कशन होता है, एंड देयर इज अ फेमस कोट दैट राइटिंग इज विंडो ऑफ योर thought process, and what you write in essay is just reflective of your thought process। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सेल्फ सफाइज कर देता है सारी चीजों को। I will repeat, writing is a window of your thought process and what you write in essay is just a reflection of your thought process। बेसिकली यूपीएससी में जब आप आंसर राइट करते हैं तो या फिर आंसर ऐसे का जो पेपर होता है वो एक पर्पस के लिए होता है
they just want to know about your thought process. What as an administrator you think of any given issue. So basically यदि आपका thought process को चेक करने के लिए ऐसे पूछा जाता है, इसलिए आपको उसमें बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज रहना पड़ेगा। जो आपके थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन होना चाहिए और वर्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्हेन आई से हॉरिजॉन्टल मल्टी डायमेंशनल हो गया, और व्हेन आई से वर्टिकल डेप्थ भी होनी चाहिए, डेप्थ भी होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए। इसको बेसिकली मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। एंड इसलिए ऐसे मैंडेटरी है, मीन्स आपको ऐसे पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब सिंपल सा है कि वो आपके थॉट प्रोसेस को जज करते हैं कि आप किस टाइप का सोचते हैं किसी चीज के ऊपर, ये हो जाता है। नाउ कमिंग टू द बॉडी में, लैंग्वेज और एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐसे का। व्हेन आई से लैंग्वेज की क्राइटेरियाज क्या क्या है? पहली बात, सिंपल होना चाहिए, कोजेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, फ्री ऑफ एनी ग्रामेटिकल इनकंसिस्टेंसी और errors. And expression, when I talk about expression, it should be logical, coherent and technical, not so technical. It means language simple, cogent, concise, grammatically consistent, और जो expression होना चाहिए बहुत ही logical और technical नहीं होना चाहिए। It means मान लो मैं बीटेक हूँ और कोई क्वेश्चन इंजीनियरिंग पे आ गया, तो मैं एकदम अपना बीटेक का ज्ञान वहाँ पे नहीं दे के आ जाऊंगा। मैं ये सोच के आऊंगा कि एक कॉमन आदमी जो पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, चलिए ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है आपको, और जितनी जो सिंपल चीजें होती है वो उतनी अच्छी होती हैं। दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऐसे। अगेन आप यदि कोई चीज लिख रहे हैं जैसे, तो ट्राई टू डिफाइन योर कीवर्ड्स, इट इज आल्सो रिकमेंडेड। इट मींस इफ यू आर सेइंग दिस पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, सो यदि आप ये लिखते हैं ना, पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल थिंग or phenomena, to try to elaborate upon what is meaning of multi-dimensional thing. So ये बहुत ही important होता है बताना. So try to define the keywords of your central idea. Coming to the next point, the statement. Try to keep the statement short and powerful, and try to avoid long and winding statements. It is recommended to avoid long or winding statement, as they are difficult to read as well as to interpret. I will repeat, whenever you are writing any statement, it should be short and powerful. छोटे statement हो लेकिन powerful statement हो. Simple सा, poverty is not restricted to the monetary thing, but it is a multi-dimensional concept. बस छोटा सा कोई लिख दिया, poverty is a multi-dimensional concept, इतना लिख दिया, मीन्स टू द पॉइंट लिखिए और अच्छे शब्दों में उसको अपनी व्याख्या कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, राइटिंग क्लियर होना चाहिए ताकि आपका थॉट प्रोसेस जो क्लियर है वो रिफ्लेक्ट हो सके। जबकि राइटिंग ही क्लियर नहीं होगी तो आपका थॉट प्रोसेस कितना भी क्लियर हो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके ऐसे में। तो जस्ट ट्राई टू राइट इन गुड लैंग्वेज, वो आंखों को जो अच्छा लगे। फॉर द सेम, ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, आप अपने थॉट प्रोसेस को मार्केट कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को बेच रहे हैं। खरीदने वाला कौन है? यूपीएससी के एग्जामिनर। वो तभी खरीदेंगे जबकि आपके थॉट प्रोसेस अच्छे तरीके से पैक्ड होंगे। व्हेन आई से अबाउट पैकिंग, पैकिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपकी पैकिंग यदि बहुत अच्छी होती है तो वो अट्रैक्ट करती है। मान लो एक ही प्रोडक्ट है जो एक बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव पैकिंग में है, और दूसरा प्रोडक्ट थोड़े से कम अच्छे पैकिंग में है, तो नेचुरली वी विल इंक्लाइन टू द अच्छे वाला पैकेजिंग। तो नो मैटर आपका कंटेंट कितना भी इनरिच हो, बट दूसरे वाले का भी कंटेंट उतना ही इनरिच है और आपका भी उतना इनरिच है, बट आपके प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बेटर है, तो यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट 2 or 3 good extra marks only for the presentation thing. That's why presentation is important aspect of an essay. और जैसे मैंने कहा कि इट इज मार्केटिंग थिंग, तो आपको मार्केट करना होता है अपने थॉट प्रोसेस को। तो मार्केट करने के लिए इसको प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है। और प्रेजेंटेबल कैसे बनाते हैं? पहला, ट्राई टू लिंक योर स्टेटमेंट्स। और लिंक कैसे कर सकते हैं? एक स्टेटमेंट है, मान लो पॉवर्टी के बाद का नया आना है कि चलो पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल, तो आप ट्राई टू लिंक मल्टी डायमेंशनल थिंग क्या होती है, कुछ ऐसा कर दो। दूसरा, आप प्रेजेंटेशन ये भी कर सकते हो थ्रू ए क्वेश्चंस। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा लेट अस सी हाउ वी विल एग्जामिन द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ इन पॉवर्टी, ऐसे करके भी स्टार्ट कर सकते हो। और प्रेजेंटेशन अच्छा देने के लिए यू मे
single shift in the statement at either in the starting or in the end of the statement itself. तो ये सब आपके कुछ टूल्स हैं जो आपके आंसर को प्रेजेंटेबल बनाते हैं. क्या क्या? लिंकिंग ऑफ द स्टेटमेंट और आस्किंग एनी क्वेश्चंस और just singling a shift while changing your paragraph or anything like that. So ये हो गया कि प्रेजेंटेबल कैसे बनाना चाहिए. ऑल्सो आप जैसे आपने कहा कि इट इज गुड अप्रोच टू बाइसेक्ट द आंसर. डेफिनेटली इट इज गुड अप्रोच, क्योंकि आप जब आंसर लिख रहे हो तो उसको छोटे छोटे सब पैराग्राफ में विद सब हेडिंग्स डाल दीजिए. उसका फायदा क्या होता है ना कि आप मान लो ऐसे लिख रहे हो तो बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट है तो वो बड़ा सा बोरिंग हो जाता है. मतलब बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपके जो स्किप हो जाएंगे. ह्यूमन एंगल से सोचना होता है हमें वहाँ. इसके लिए हम क्या करते हैं कि चलो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स डालते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ डालते हैं, फॉलोड बाय द सब हेडिंग. सब हेडिंग थोड़ा सा जीएस से डिफरेंट अप्रोच रखिए. और सब हेडिंग कैसे लिखा जाता है तो प्लीज योजना को पढ़िए. योजना मैगजीन आती है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. प्लीज आप उसको पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि सब हेडिंग कैसे अच्छे से वो लोग यूज करते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ योजना मैगजीन. Now, coming to the main content of any answer. So again, there is no time-tested tool or technique, but there is hit and trial method. You can divide your answer into either temporal, sectoral, or you can divide it from any walk of life or based on problem or solution or standards. ये 4-5 चीजें हैं. And ये इसलिए होते हैं कि in order to give a multi-dimensional aspect of anything and not just to sticking to the any central idea. When I say about the multi-dimensional aspect का मतलब बड़ा सा एक कॉमन वर्ड यूज हो गया है. एक्चुअली इसका रिलेवेंसी तब होती है जब उसको समझें. अब जैसे मैं टेररिज्म के ऊपर लिख रहा हूँ कि टेररिज्म क्या है, उसको मैं बोलता हूँ चलो तुम मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट लिखो इसके बारे में. तो टेररिज्म को हमें लिंक करना होगा, टेररिज्म को पॉलिटिक्स से लिंक करना होगा, टेररिज्म को इकोनॉमी से लिंक करना होगा, टेररिज्म को इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक करना होगा, टेररिज्म को बिजनेस से लिंक करना होगा, टेररिज्म को बिजनेस से लिंक करना होगा, टेररिज्म को आर्ट एंड कल्चर से लिंक करना होगा. और इसके लिए लिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, वो सबसे अच्छा आपको एक्सप्रेशन कहाँ मिलता है? यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है उसका सिलेबस जो होता है. ऑल्दो उन्होंने सिलेबस को डिवाइड कर रखा है पॉलिटी में, सोसाइटी में, ज्योग्राफी में, बट आप देखेंगे ना बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग है. ओवरलैपिंग ही एक्चुअली लिंकिंग होती है कि कैसे पॉलिटी इकोनॉमी से रिलेटेड और कैसे इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड और कैसे आर्ट एंड कल्चर आपके हिस्ट्री से रिलेटेड. तो ये सारी लिंक्ड इंटरलिंक्ड चीजें हैं. इसलिए also you also need to try to keep your content multi-dimensional while linking few content in terms of temporal, sectoral, or quoting anything from the different walk of life, or just trying to put problem and solution of any issue, or try to give the standards of anything like ethical, political, or moral, this kind of thing. But try to explore upon your argument first. ठीक है ना? जैसे कोई आर्गुमेंट हो गया, आपने मान लो दे दिया कि हाँ इकोनॉमी इज बीइंग अफेक्टेड बाय टेररिज्म. तो ये आपका आर्गुमेंट है. आपने आर्गुमेंट तो दे दिया, बट ट्राई टू गिव लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू द थिंग हाउ economy of any country is related to the terrorism, or how internal security is directly or indirectly related to the क्या कहते हैं economy of any country. और आप उसमें डेटा बेस्ड एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. इट मीन्स just not write down anything, but also write down the data available to it. For example, आप बोलते हो कि चलो आपकी इकोनॉमी तभी स्टेबल होगी जब आप टेरर फ्री कंट्री होंगे. आप एग्जांपल देंगे सूडान का, या फिर सीरिया का, या फिर ईरान का, या फिर इराक का. इस टाइप का एग्जांपल दे देंगे जहाँ पे टेररिज्म है और जिसके कारण क्या हो रहा है, इश्यूज हो रही हैं. वहीं पे आप स्टेबल कंट्रीज का एग्जांपल देंगे, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, आयरलैंड, आइसलैंड, इस टाइप की कंट्रीज जहाँ पे टेररिज्म एकदम से नहीं है, उसकी इम्पैक्ट बहुत नेग्लिजिबल है. तो वहाँ पे काफी अच्छी बूम हो रही है इकोनॉमी. और बीच में आप डाल देंगे चलो इंडिया में क्या है कि टेररिज्म भी है, फिर भी आपकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इसलिए हमें टेररिज्म को कर्ब करना बहुत जरूरी है ताकि हमें इकोनॉमी फ्लोरिश हो. वंस वी आर इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर, वी कैन डू very good into this our foreign policy also, and once we are done with foreign policy we can persuade our opponent to have a strict hand on the act of terrorism. तो आप ऐसी चीजों को इंटरलिंक करना सीखिए तो आंसर्स आपके अच्छे हो जाएंगे. अगेन ये तो हो गया मेन बॉडी की पार्ट. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट. कंक्लूजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जितना इंट्रोडक्शन बॉडी होता है उतना ही कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है. ट्राई टू कंक्लूड योर आंसर एटलीस्ट
2-3 माइल लाइन में करना है, बट उसको करना है, छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और व्हेन आई टॉक अबाउट कंक्लूजन, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक or in sync with the central argument of the pitched by you in the body part or introduction part. I will repeat, whenever concluding your answer, try to be optimistic in nature and tone, try to futuristic in nature and tone, and try to keep your conclusion in sync with the central argument pitched by you in the body or introduction. ये चीजें होती हैं। ऑल्सो बेसिकली आप एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट होने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम है तो उसका ना एक वाइबल सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। उस क्या है ना कि आप यदि प्रॉब्लम ही रखते जाएंगे तो वी नो ऑल आर फेड अप विद प्रॉब्लम्स, तो आप सॉल्यूशन देना सीखिए किस चीज का, दिस इज व्हाट नीडेड मोस्ट। तो एज एडमिनिस्ट्रेटर वो देखते हैं कि आपके पास यदि कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ टाइप के सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की डेप्थ क्या है ये देखते हैं। तो ट्राई टू गिव सॉल्यूशन इफ anything is problem based, जैसे कि terrorism, to try to give the very logical solution to the how to deal with the act of terrorism और इस टाइप की चीजें। और ये actually it should revolve around your introduction and the body of the ये क्या कहते हैं क्वेश्चन। और जैसे एक आया था कैपिटल पनिशमेंट पे, तो प्रो और कॉन्स आपको दोनों देना होता है, या तो प्रो चाहिए तो कौन चाहिए। अब ये सजेस्ट है कि प्रो नहीं जाना, मतलब कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, तो कॉन्स में क्या क्या इश्यूज हैं उसको देखिए, और उसके बेस पे आप एक सजेशन दे दें कि ये अल्टरनेटिव हो सकता है कैपिटल पनिशमेंट का। तो इट इज व्हाट इज सजेस्टेड। अच्छा, whenever giving to the conclusion, try to summarize your conclusion to 3 or 4 statements, so that जो आंसर जो रीड कर रहा है आपके आंसर को उसको समझ में आ जाए बेसिकली कि आपने कहना क्या चाहते हैं। 3 का डायलॉग दिया था ना, अरे आप कहना क्या चाहते हैं, तो आप 2 और 3 स्टेटमेंट में कंक्लूड कर देना कि आपको कहना क्या है। एंड जैसे आपने शुरू किया वैसे आप कंक्लूड भी कर सकते हैं किसी कोट के साथ, या किसी मैथोलॉजिकल इंडियन मैथोलॉजी के किसी संस्कृत श्लोक के साथ, जैसे वयम अमृतस्य पुत्र करके कुछ ऐसा, कुछ भी हो ऐसा कुछ आप स्टेटमेंट डाल सकते हैं, या फिर कोई कोट हो सकता है, कोई शायरी अच्छी सी हो सकती है जो फ्यूचरिस्टिक हो, कुछ भी हो ऐसे, ताकि एक कंक्लूजन एक बड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग और अच्छी होनी चाहिए। कंक्लूजन की क्वांटिटी कम भी हो तो चलेगा। ये बेसिकली ओवरऑल चीजें हैं। और आपने यदि इंट्रोडक्शन एनेक्डोट से शुरू किया है, तो इट इज सजेस्टेड टू कंक्लूड एटलीस्ट मेंशन द कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर इन योर कंक्लूजन आल्सो, इन केस यू आर स्टार्टिंग योर और आंसर विद द एनेक्डोट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समराइज थिंग्स इन द कंक्लूजन एटसेल्फ कि हाँ चलो रमेश ऐसा ऐसा था, उसके साथ ये हुआ, उसने पढ़ लिया तो ये हो गया, और आज के टाइम में रमेश अभी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया ना, ही इज आल्सो पुशिंग फॉर द एजुकेशन एंड ऑल। तो ये एक सेंट्रल आइडिया होती है एक पूरे ऐसे का मोटा मोटा, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉडल ऐसे आई विल नीड टू राइट आंसर। डेफिनेटली it is needed to write few answers, at least 10 or 20 good quality of answer you will need to attempt in order to build a confidence itself। मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस से लिखने के लिए एटलीस्ट 10 से 15 ऐसे आपको पहले से ही तैयार करना होगा प्रीलिम से पहले, और ये बेस्ट टाइम है ऐसे के लिए कि अभी आप योजना भी पढ़ सकते हो, हिंदू, इंडियन एक्सेस या कोई भी न्यूज़पेपर जिस पे आपको बिलीव हो, जागरण या अमर उजाला जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे कोई आइडिया आ रहा है, टेररिज्म आ गया, कश्मीर का इशू आ गया, बहुत सारे से कंटेम्प्रेरी चीजें जो आ रही हैं, तो आप उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। और उससे भी पहले आप मॉडल आंसर डाउनलोड कीजिए किसी टॉपर का, उसको पढ़िए और उसी पे लिखिए तो बेटर है, शुरुआत यदि आपने नहीं की है तो। सो ये तो हो गया करना क्या है, क्या नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं अगला 5 मिनट इस पे लगाऊंगी कि क्या नहीं करना है। व्हाट टू नॉट डू व्हाइल अटेम्प्टिंग एनी ऐसे। फर्स्ट, ट्राई टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्शियल और अगेंस्ट द गवर्नमेंट आइडियाज, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ट्राई टू बी इन लाइन विद द गवर्नमेंट, इट इज रिकमेंडेड। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाता है बट ठीक है, वी आर आवर होल एंड सो पर्पस टू क्लियर द एग्जामिनेशन। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं, तो हमारा बेसिक फंडा होना चाहिए कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन। Try to stick with the ideas pitched by the government, and it is also recommended in case you are joining, it's a moral duty of yourself also to stick with the ideas pitched by the government, ठीक है। ये हो गया। एटलीस्ट कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं डाल देना है कि वो बैकफायर हो जाए, एटलीस्ट ट्राई टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड।
दूसरा, डोंट स्टिक टू एनी पार्टिकुलर आइडिया और एक्सेसिवली। कोई आप आइडिया है ना, जैसे मान लो टेररिज्म इज मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट और टेररिज्म इज अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी, ठीक है, इट इज गुड, एक डायमेंशन हो सकता है, बट बस उसी पे मत घूमते रहो कि हाँ टेररिज्म क्या इकोनॉमी बोला। टेररिज्म के और भी ऐसे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, टेररिज्म के एजुकेशन से रिलेटेड है, टेररिज्म रिलीजन से रिलेटेड भी हो सकता है, या टेररिज्म आर्ट एंड कल्चर या अपब्रिंगिंग से रिलेटेड हो सकता है, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड। यू ट्राई टू गो इनटू डेप्थ ऑफ एंड वेराइटीज ऑफ आइडियाज, डोंट स्टिक टू एनी आइडिया पर्टिकुलर आइडियाज ओनली, एंड ड्यू एम्फेसिस नीड टू बी गिवन ऑन द ऑल द एस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि एक एस्पेक्ट को बहुत सारा बढ़ा दिया, बाकी एस्पेक्ट तो छोटा छोटा है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देना है। अल्टीमेटली आपकी थोड़ी थोड़ी चीजें आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होंगी। Third one, don't carried away. When I say about don't carried away, what I mean, don't be एकदम से एक्सेसिवली प्रो गवर्नमेंट और डोंट बी एक्सेसिवली एंटी गवर्नमेंट। डोंट इमोशनल नहीं होना, वहाँ पे आपको मार्क्स चाहिए होता है तो इमोशनल नहीं होना है, बहुत ही बैलेंस्ड आंसर लिखना है आपको। तो बैलेंस आंसर लिखने में आपको थोड़ा सा प्रो भी लिखना होगा, थोड़ा सा कॉन्स भी लिखना होगा, दैट इज रिकमेंडेड बेसिकली। फोर्थ वन, ये बेसिकली फर्स्ट में आना चाहिए, शुरुआत में आना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक मस्ट बी जुडिशियस। Try to write on the topic you are comfortable with and at least have some food for thought on it on आपको ऐसे ही टॉपिक सेलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही टॉपिक को सेलेक्ट करना, मतलब आपको लग रहा होगा कोई टॉपिक बहुत इजी है बट आपके पास नहीं, फूड फॉर थॉट नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे ही टॉपिक को सेलेक्ट करें जो बहुत ही जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपके पास लिखने के लिए कुछ हो एक्चुअली। थर्ड, नेक्स्ट वन इज डोंट बिकम पॉलिटिकल और इंक्लाइंड और टुवर्ड्स एनी आइडिया, मतलब आपको पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं होना है किसी के ऊपर, ठीक है ना। थोड़ा बहुत सबके बारे में लिखना है, थोड़ा अगेंस्ट भी सबके लिखना है, बैलेंस होना चाहिए, बट इट शुड बी इन प्रोग्रेसिव इन नेचर। ऐसा नहीं कि आपने बैलेंस भी लिखा तो रिग्रेसिव हो गया, रिग्रेसिव नहीं होना है, प्रोग्रेसिव। एज एन स्टूडेंट you will be agent of change for the society, to try to be progressive into it। Again, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट ट्राई टू डेडिकेट डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर फर्स्ट ऐसे while ignoring the second essay। रिमेंबर, बोथ ऐसे कैरी इक्वल मार्क, 125 मार्क्स से दोनों होते हैं। पता चला आपने पूरे के पूरे 3 घंटे फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से या फिर डाल दिया, मतलब पूरा अच्छे से लिख दिया और दूसरा क्वेश्चन छोड़ के आ गए, डजेंट मैटर आप कितना अच्छा लिखते हैं, मार्क्स से आपको कुछ लिमिटेड ही मिलता है, ठीक है ना। 60 65 या 70 मार्क्स जो भी है, किसी को 55, किसी को 60, किसी को 65 75, एक में इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला आउट ऑफ 125 पे। तो आपको यदि दूसरा ऐसे भी आप उतने टाइम से नहीं लिखेंगे, टाइम को पहले डिवाइड कर लो, चलो मुझे 125 मार्क्स में, ये नहीं कि चलो फर्स्ट पास में खूब लिख दिया और सेकंड पार्ट में, एकदम नहीं करना, एकदम से नहीं करना। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे आपने बोला कि हाउ मेनी मॉडल आंसर, तो आपको करना पड़ेगा 10 12 15 कम से कम करके रख लो आप, तभी आपको पता चलेगा कि आप टाइम के साथ कैसे जस्टिस कर रहे हो, कंटेंट के साथ कैसे जस्टिस कर रहे हो, और किसी भी चीज अपने आंसर के साथ कैसे जस्टिस कर रहे हो। दीज वर द बेसिक फंडा ऑफ हाउ टू राइट ए गुड ऐसे। मैं सम अप कर रहा हूँ आज के डिस्कशन को। आपको कोई आपका लीडिंग क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो यू कैन मेल अस और फॉरवर्ड अस योर फोन नंबर्स ऑन आवर हेल्पलाइन, ठीक है ना। सौरभ, आई विल गेट बैक टू यू प्लीज। हाँ सौरभ, आई विल गेट बैक टू यू ऑन योर मेल आई डी at least with prelims kind of thing only। अभी के लिए एज ऑफ नाउ मेंस में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है और प्रीलिम्स में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, तो आई विल कम बैक टू यू with your on your mail ID for sure। Yes, I think there is no more question। I would like to sum up our video discussion। Thank you so much। I'm Ashish Purushottam signing it off। In case you have any leading question, you can ask। Bye bye।